नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कोबा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 18th लोकसभा का गठन करने के लिए 2024 के ये लोकसभा चुनाव इस समय कराए जा रहे हैं। ऐसे में आज हम सब जानेंगे कि लोकसभा से जुड़े हुए और इन चुनाव जिन्हें हम जनरल इलेक्शंस के नाम से भी जानते हैं, इनसे जुड़े हुए कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही में हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो प्रोविजंस हमें दिए गए हैं, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये सेशन 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगेन लोकसभा के चुनाव का ये जो टॉपिक है यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तैयारी 360 आईएएस लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच फॉर 2025। अब आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली वाली तैयारी अब आपके घर तक पहुंचाई जा रही है, आपके डिवाइस तक पहुंचाई जा रही है। आपको करना क्या है, www.tayari360.com पे जाना है एंड हमारे इस कोर्स को सब्सक्राइब करना है। खास बात यह है कि अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करते समय CHAND का ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो 24999 में ये कोर्स आपको मिल जाता है। काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊं, उसमें से एक जो है ये कि ये 27 मई को ये कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है एंड 5 PM ऑनवर्ड्स इसकी क्लासेस रहने वाली हैं। 2 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस होंगी, 800 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस रहने वाली हैं एंड और भी बहुत कुछ है। आप एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें एंड इस कोर्स को एक्सप्लोर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे मेन इशू की तरफ, दैट इज़ लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल की हम बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक अहम हिस्सा रहता है। अब जैसे मैंने आपको कहा, लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल, इट सर्व्स एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखें, लोकसभा में जो एज द नेम सजेस्ट्स, जो भारत के लोग हैं, द पीपल ऑफ इंडिया, वो डायरेक्टली अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें चुनकर भेजते हैं। अब पूरा भारत जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है एंड पूरे भारत में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर लोकसभा में भेजा जाता है। वहीं पे अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में हम राज्यसभा की बात करें, तो देखिए राज्यसभा एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा सदन है जो कि राज्यों यानी कि जो स्टेट्स हैं भारत की, उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखता है, उनके हितों को देखता है। वहीं पे जो लोकसभा है, उसमें आने वाले जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके आने वाले जो सदस्य हैं, वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के पीपल के हितों को आगे रखते हैं लोकसभा में, आप सबके सामने वो रखते हैं। अब लोकसभा की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, देखिए मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की, दैट इज 550 मेंबर्स, जिसमें से 530 जो लोग हैं वो स्टेट से आने वाले लोगों होंगे, यानी कि स्टेट्स के हितों को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे एंड 20 जो पीपल होंगे दैट विल बी फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। सो 20 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात हमें आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तो हमें देखने को मिलता है कि टोटल 543 लोग लोकसभा में चुनकर आते हैं एंड कुछ सीट्स को अभी हमने फिल नहीं किया है। 543 में से हमें देखने को मिलता है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी कुछ सीट्स, जो 7 सीट्स हैं, उसे हमने पेंडिंग छोड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो लोकसभा है, इसमें 2 एडिशनल मेंबर्स का भी प्रावधान हुआ करता था। 2020 तक ये प्रावधान था कि 550 के अलावा देयर विल बी 2 एडिशनल मेंबर्स। दीज मेंबर्स विल बी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज रहा है। भारत एक ऐसा देश था जिसमें ब्रिटिशर्स ने राज किया है। अब ब्रिटिशर्स के जो जो ब्रिटिशर्स से बिलोंग करने वाले लोग थे, यानी कि जो ब्रिटिश ब्लड लाइन से आने वाले लोग थे एंड इंडियन ब्लड लाइन के आने वाले लोग, यानी कि जो मिक्स थे, उन लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। 2020 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, दैट इज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, सॉरी। एंड इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट की लेजिस्लेचर्स में एंड पार्लियामेंट में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंटेशन या फिर 2 नॉमिनेटेड सीट्स मिलती थी पार्लियामेंट में, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसा कहा गया पार्लियामेंट में, जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, इनकी पॉपुलेशन भारत में अंडर अराउंड 200 रह गई है।
ऑल्दो इट इज़ अ डिस्प्यूटेड फैक्ट, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज की डेट में भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन अराउंड 100,000 टू 1.5 लाख के बीच में है। बट सरकार का ऐसा कहना है कि क्योंकि सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन नहीं रह गई है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, इसलिए इन सीट्स को डिसकंटिन्यू किया जाता है। शुरुआत में ये प्रोविजन जो है वो केवल कुछ 10 वर्षों के लिए ही लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, केवल 10 वर्षों के लिए ही लाया गया था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के द्वारा एक्सटेंड किया जाता रहा और 2020 में इसे आखिरी बारी 2020 तक इसे एक्सटेंड किया गया था 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2010 के द्वारा। लेकिन 2020 के बाद इस प्रोविजन को एक्सटेंड नहीं किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कहता जी मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये मैंने आपको बताया फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो पूरी की पूरी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को, हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। नाउ ये जो स्टेट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, मैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लेट्स से दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2। अब इसमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में आपस में भी एक पैरिटी होनी चाहिए कि भाई जितनी स्टेट जितनी मान लीजिए स्टेट 1 में पॉपुलेशन है, उसके प्रोपोर्शन में ही स्टेट 2 की पॉपुलेशन को सीट्स मिलनी चाहिए। दूसरा ये, मान लीजिए अब यहाँ पे स्टेट 1 में 1 करोड़ की पॉपुलेशन है मान लीजिए, राइट। सो 1 करोड़ की पॉपुलेशन पे मान लीजिए 10 सीट्स लोकसभा की सीट्स मिलती हैं। एंड स्टेट 2 में मान लीजिए 30 लाख पॉपुलेशन है, तो 30 लाख पॉपुलेशन पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 3 सीट्स मिलनी चाहिए। तो एक तो स्टेट्स के विद इन पैरिटी होनी चाहिए सीट्स के बंटवारे में। एंड दूसरा, एक स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे स्टेट वन में कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी 2, कॉन्स्टिट्यूएंसी 3, इसमें भी पॉपुलेशन के आधार पे पैरिटी का होना जरूरी है। सो मान लीजिए अगर स्टेट 1 की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में 10 लाख सीट पे एक सीट मिले, 10 लाख पे एक सीट मिल रही है, तो 10 लाख पे ही दूसरी सीट दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलनी हो चाहिए। इसी तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनका निर्माण किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें डिलिमिटेशन एक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 84 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आई मीन जो इसमें जो क्वालिफिकेशंस जो हैं वो दी गई हैं टू कॉन्टेस्ट लोकसभा। इसमें कहा गया है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है, आपकी जो मिनिमम एज है, दैट शुड बी 25 ईयर्स ऑफ एज। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी 84th आर्टिकल में ये प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। कितनी होनी चाहिए उम्र? 25 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पर उम्र होना चाहिए। तो जस्ट अ मिनट, देयर इज अ ग्लिच। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट। तो 25 ईयर्स की यहाँ पर एज का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। जस्ट अ मिनट। इसी के साथ साथ इसमें कहा गया है दैट हर कैंडिडेट जो कि चुनाव लड़ना चाहता है, उन्हें एक ओथ और अफर्मेशन लेनी होगी विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओथ या अफर्मेशन चुनाव अधिकारी के सामने ली जाएगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑथराइज्ड पर्सन के सामने इस ओथ को लेना होगा। और इस ओथ में कहा क्या गया है? इस ओथ में बेसिकली ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, he has or shows unwavering faith and allegiance to the Constitution of India, and he or she pledges to uphold the sovereignty and integrity of the country. अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओथ है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, श्याम रंगीला, एक कॉमेडियन है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के लिए अपना चुनावी जो नॉमिनेशन है वो भरा था, लेकिन उनका वो नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है। वो इसी वजह से हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने जो चुनाव अधिकारी थे जिनके सामने उन्होंने ओथ लेनी थी, समय सिर उन्होंने ये ओथ ग्रहण नहीं की, जिसकी वजह से उनका नॉमिनेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। साथ ही में उसमें कहा जा रहा है कि उसमें जो एफिडेविट भरना होता है, वो एफिडेविट में भी उनकी डिटेल्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से इनका ये जो पूरा का पूरा नॉमिनेशन पेपर है ये यहाँ पे रद्द हो गया। देखिए इसके अलावा तीसरी जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो ये दैट दे मस्ट पोजेस और दे मस्ट फुलफिल एडिशनल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट एंड दे मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंट्री। देखिए दो चीज़ों का यहाँ पे हमने बात की है कि अगर पार्लियामेंट
कॉन्स्टिट्यूशन में तो देखिए इतना ज़्यादा उन्होंने स्कोप नहीं छोड़ा हुआ, या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस की बात नहीं कही गई है। लेकिन हाँ, इसमें ये कह दिया गया कि मान लो पार्लियामेंट अगर एडिशनल क्वालिफिकेशंस लेकर आती है, जो कि हमें देखने को मिलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में एडिशनल क्वालिफिकेशंस लाई गई हैं। तो अगर पार्लियामेंट एडिशनल क्वालिफिकेशंस लाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह दिया गया कि उनको फुलफिल करना भी आवश्यक होगा टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शंस। इसी के साथ साथ इस लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको भारत में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर के फॉर्म में होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं केवल उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका रजिस्टर्ड वोटर होना होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कहते जी, दोज हु कंटेस्ट फ्रॉम रिजर्व्ड सीट्स मस्ट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एज मे बी एप्लीकेबल। सो अगर आप एक रिजर्व्ड सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं दैट देयर इज रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अगर आप एक रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करना जरूरी है टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। डिस्क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इन डिस्क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले तो कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। वो एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर कोई मिनिस्टर है, या फिर गवर्नर है, इस तरह के कुछ ऑफिसेज होल्ड करता है, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ कहा गया है दैट दे आर डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इसके साथ साथ कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, यानी कि कोई दिवालिया व्यक्ति हो, उसे यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। दे आर नॉट और नो लॉन्गर द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक नहीं हैं, या फिर डिसक्वालिफाइड अंडर एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। सो आरपीए 1951 आ गया। ठीक है जी, चलिए। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डिसक्वालिफिकेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स की बात करते हैं। जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स 1951 का भी जिक्र किया, उसमें क्या डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। कहता है जी, फाउंड गिल्टी ऑफ स्पेसिफिक इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो अगर कोई व्यक्ति किसी इलेक्शन ऑफेंस में या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस में लिप्त पाया गया है, तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि आप आने वाला चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा क्या है, किसी ऐसे अपराध में आपको कन्विक्शन हुई है, ऐसे ऑफेंस में कन्विक्शन हुई है जहां पे प्रिजन सेंटेंस 2 वर्ष या उससे ज्यादा की अवॉर्ड हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना अलाउड नहीं है। यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अगर किसी को डिटेंशन में रखा जाता है, इट विल नॉट मेक यू डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। साथ ही में अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन और डिसलॉयल्टी टू स्टेट, देन ऑल्सो यू आर नॉट अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इसी के साथ साथ कन्विक्टेड ऑफ प्रोमोटिंग डिस्कॉर्ड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर ब्राइबरी, अगर आपको यहाँ पे कन्विक्ट किया गया है तो यू विल नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इसी के साथ साथ जो सोशल ऑफेंसेस हैं, विच आर ऑफेंसेस पुनिशेबल फॉर एडवोकेटिंग और एंगेजिंग इन सोशल ऑफेंसेस सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती, इस तरह के अगर सोशल ऑफेंस में भी आप लिप्त पाए गए हैं, आपको यहाँ पे कन्विक्शन हुई है, पनिशमेंट हुई है, तो आपको इस तरह के जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ने की आज़ादी नहीं होगी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। देखिए, देयर आर टू एक्ट्स, 1950 एंड 1951। 1950 जो है, ये चुनाव से पहले किस तरह से प्रिपरेशन होनी है उसकी बात करता है, चुनाव से पहले। जबकि 1950 जो है, वो चुनाव कैसे होने हैं ऑन ग्राउंड, एक्चुअल चुनाव कैसे होने हैं उसकी बात करता है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ऑन ग्राउंड एक्चुअल जो चुनाव हैं वो किस तरह से होंगे, वो किस में दिया गया है, 1951 में। सो एक बार 1951 को पहले देख लेते हैं। कहते हैं जी, 1951 रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस का जो कंडक्ट है वो रेगुलेट करता है। पूरी की पूरी एस्टेब्लिश जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, स्टेट लेवल की है, या फिर सेंट्रल लेवल की है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, खास करके डिस्ट्रिक्ट एंड उससे नीचे की जो मशीनरी है वो इसमें दी गई है। इसके बाद कहता है जी, मैनेजिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, आउटलाइनिंग दी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस
फॉर द हाउस मेंबरशिप, जो हमने अभी क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की वो इसमें है। इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू प्रिवेंट करप्ट प्रैक्टिसेस, डिफाइनिंग प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग अनसर्टेनिटीज एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शंस। सो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो सवाल बन के भी एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें 1950 के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसके क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। दूसरा है प्रोवाइडिंग या फिर प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी, इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितनी सीट्स होंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट्स होंगी, वो इसमें बताया गया। अच्छा, एक चीज को आप याद रखें कि राज्यसभा की सीट्स इसमें नहीं बताई गई। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा स्केड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें राज्यसभा की सीट से एलोकेशन से जुड़ी हुई बात की गई है। ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं जी लेज डाउन प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड मैनर ऑफ फिलिंग सीट। सो इलेक्टोरल रोल्स क्योंकि चुनाव होने से काफी पहले बन जाते हैं, तो उसका यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, कैसे वो बनेंगे, उसका यहाँ पे बात की गई है। एंड क्वालिफिकेशन फॉर वोटर्स की जो बात है वो इसमें की गई है। अब बात करते हैं जी राइट टू वोट की। देखिए, राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसमें आर्टिकल 326 का जिक्र हमें करना जरूरी है। इट गारंटीज वोटिंग राइट फॉर एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 अनलेस डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अब कौन से लॉ से डिसक्वालीफाई होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 हमने अभी देखा। ठीक है, चलिए कहते हैं जी सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ensures that anyone listed on the electoral roll फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन वोट। सो कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम आ गया है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। लेकिन ये याद रहे कि एक व्यक्ति एक चुनाव में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही बार वोट डाल सकता है। एक व्यक्ति एक चुनाव में मल्टीपल वोट्स नहीं डाल सकता या फिर एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं डाल सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे प्रिजन में कन्फाइन किया गया है or under a sentence of imprisonment or transportation are ineligible to vote, and those under preventive custody retain their voting right। so preventive custody में अगर हैं, preventive law के तहत अगर किसी को प्रिजन में रखा गया है तो उनके पास वोटिंग का अधिकार है। 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट इंडिविजुअल्स अंडर प्रिवेंटिव कस्टडी कुड वोट। ये 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। एंड अंडर ट्रायल्स जो हैं एंड जो कन्विक्ट हैं, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आने की सोच रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहते जी हाउ एवर, अगर एक्ट परमिट इंडिविजुअल सर्विंग सेंटेंस ऑफ लेस देन 2 years टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम प्रिजन। तो कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है एज एन अंडर ट्रायल या फिर कन्विक्ट, 2 साल से कम की सजा है या ज्यादा की सजा है, डज नॉट मैटर, वो व्यक्ति वोट तो नहीं डाल सकता। लेकिन कोई व्यक्ति 2 साल से कम की सजा काट रहा है, वो कंटेस्ट जरूर कर सकता है, चुनाव लड़ जरूर सकता है। ठीक है जी, चलिए। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट्स, अगर हम दोनों ही एक्ट्स के सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए अगेन ये जो दोनों कानून थे वो पार्लियामेंट में, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हमारे संविधान में सारे के सारे प्रोविजंस तो नहीं ला पाई थी वोटिंग से जुड़े हुए, तो उन्होंने पार्लियामेंट को जो पावर दी थी उससे जुड़े हुए ये कानून है, उससे निकले हुए ये कानून है। ये जो दोनों कानून है इनका जो मुख्य उद्देश्य है दैट इज टू ब्रिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन ग्राउंड, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको देना, फेडरलिज्म को स्ट्रांग बनाना, डीक्रिमिनलाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को लाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाना एंड लिजिबल पॉलिटिकल फंडिंग को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चैलेंजेस क्या क्या आज की डेट में हमें देखने को मिलते हैं चुनाव में, वो है कि भाई सबसे पहले तो फॉल्स डिस्क्लोजर्स। आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग सच में जो उनकी पूंजी है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, घुमा फिरा के कहीं ना किसी तरीके से गलत एफिडेविट्स यहाँ पर जमा कराए जाते हैं। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, खास करके जो रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है कि भाई वो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी का सीट चली गई थी इस पूरे के पूरे मामले में। एंड डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट स्टाफ ऑफ इट्स ऑन, सो वेन एवर इलेक्शन टेक प्लेस, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को जो सरकारी तंत्र है, जो स्टाफ है उसके ऊपर रिलाय करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी इससे जुड़ा हुआ, कहते हैं जी ये क्वेश्चन आप एक बार देख लें
In elections of Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. ये statement 1 है. Statement 2 कहती है जी, according to the provisions laid down in Constitution of India in Lok Sabha, the speaker's post goes to majority party and deputy speaker's post goes to opposition. Now this is the question which has been asked by UPSC. Now you have to tell कि इसमें से कौन सा right option है. ये आप बताएंगे जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं इसका जवाब फिर आपको दूंगा. ठीक है जी, अगले सेशन में फिर मिलेंगे. टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड.